हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपको बता रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। जैसा कि पहले आप जानते हैं, जब हम बता रहे थे ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसमें बताए थे कि कोई कंडक्टर का या कोई मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है टाइम ऑफ कोलिजन पर, और टाइम ऑफ कोलिजन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और यही कारण है कि नॉर्मल केस में हम लोग रेजिस्टेंस को जो कांस्टेंट लेते हैं, एक्चुअल में वो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए जब कभी भी हम लोग ओम्स लॉ की चर्चा करते हैं तो हमेशा एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तभी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा और तभी ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो किस तरह डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, we know that the resistance of conductor is given by ओम्स लॉ में हम बताए थे कि रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू होता है R इक्वल टू M बाई N E स्क्वायर टाउ L बाई A, जहां M क्या है? M है इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। A क्या है? कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब यदि हम कोई कंडक्टर ले लें, L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है। A क्या है? इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। M क्या है? M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाउ है, इसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, या इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो ये तो हो गया। किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का ये फार्मूला होता है। अब कहता है फॉर ए गिवन कंडक्टर, एक कंडक्टर हमको दिया हुआ है। फॉर ए गिवन कंडक्टर का मतलब हो गया लेंथ कंडक्टर का कांस्टेंट है,
ए भी कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट होगा, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। हमको जब कंडक्टर दे दिया गया, जैसे कोई कॉपर है, एल्युमिनियम है, हमको कंडक्टर दे दिया गया फॉर ए गिवन कंडक्टर दे दिया गया, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट है वहां। तो कह सकते हैं कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। मतलब कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वह रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है। अब कहता है कि ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है? ये तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो एक्चुअली कहता है कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ टेम्परेचर बी इंक्रीज्ड, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। और जैसा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब हाफ mv² बढ़ेगा। हाफ कांस्टेंट है, m मास कांस्टेंट है, मतलब v² बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। कहता है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इलेक्ट्रॉन का टाइम कम लगेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो टाइम का वैल्यू घट जाएगा, और जब टाइम का वैल्यू घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन ये जो बढ़ने घटने वाला जो बात है, ये कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। बस यहां भी हम लिखे हैं टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब फाइनली हम लोग कहें कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ता है इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो एक रेडीमेड फॉर्मूला बनाया गया है। एक रेडीमेड फॉर्मूला क्या है कह सकते हैं? पहले तो ये कह सकते हैं, हेंस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर increased with increase of temperature। इसका मतलब हुआ कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो एक रेडीमेड फॉर्मूला आ गया है। ये रेडीमेड फॉर्मूला क्या है? तो रेडीमेड फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। क्या फॉर्मूला है? एक रेडीमेड फॉर्मूला है, here relation
between resistance and temperature. Resistance and temperature is given by, कहता है कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, एक रेडीमेड फॉर्मूला बनाया गया है। मतलब फॉर्मूला नहीं, एक तरह का रिलेशन कहिए, एक रिलेशन बनाया गया है। ये रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर इज गिवन बाय, एक फॉर्मूला होता है आर थीटा इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। एक फॉर्मूला बनाया गया है, या इसी में एक और फॉर्मूला कह सकते हैं आर जीरो 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा जीरो। फिर आर जीरो क्या है? यह है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यदि 0 डिग्री पर आपको रेजिस्टेंस कोई कंडक्टर का पता हो, थीटा यही है अननोन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ा या घटा, अननोन टेम्परेचर। और इस अननोन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस एट अननोन टेम्परेचर। कोई अननोन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? अल्फा होता है, अल्फा को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। ये अल्फा का वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है, ये डिफरेंट मटेरियल का, डिफरेंट कंडक्टर का अलग अलग होता है। आप बुक में कहीं भी, किसी भी बुक में आप इसका एक टेबल दिया हुआ रहता है, टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन सा कंडक्टर का, कोई कंडक्टर का, कोई इंसुलेटर का, या डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का अल्फा का वैल्यू अलग अलग होता है। इसको आप देख सकते हैं। जहां तक ये थीटा जीरो का वैल्यू है, थीटा जीरो, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल टेम्परेचर। ये है इनिशियल टेम्परेचर कितना है, ये इनिशियल टेम्परेचर कितना है। तो नॉर्मल केस में इनिशियल जो टेम्परेचर होता है 0 से लेकर के 20 हम लोग लेते हैं। ये जो वैल्यू है, ये जो इनिशियल टेम्परेचर है, ये इनिशियल टेम्परेचर नॉर्मल केस में 0 से लेकर के 20 के बीच हम लोग लेते हैं। और ये जो वैल्यू होता है, फिर थीटा का जो वैल्यू होता है नॉर्मल केस में 0 या 0 से बड़ा, 20 डिग्री से कम यदि हम लोग लेते हैं, तो 0 या 20 से हम लोग ऐसे भी कम लेंगे इसका वैल्यू, तो ये वाला हो जाएगा। दोनों एक ही फॉर्मूला है। जब इनिशियल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे, और यदि 0 या 20 के बीच में है तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे। मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं कि थीटा जीरो का वैल्यू हम लोग 0 मान लेते हैं। 0 जब मान लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू हो जाएगा, आर थीटा का यही वैल्यू हो जाएगा, R0 प्लस 1, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा, ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया
टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच का एक रिलेशन। अब ये जो रिलेशन है, इसके आधार पर आपको क्या निकालना है? हम लोग निकाल सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो अननोन टेम्परेचर है, इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें हमको सबसे पहले ये अननोन टेम्परेचर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? फॉर अननोन टेम्परेचर, अननोन टेम्परेचर हमको निकालना है। कोई अननोन टेम्परेचर हमको डिटरमिन करना है, तो कैसे निकालेंगे? अननोन टेम्परेचर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस आर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? R0 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। आर थीटा इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। आर थीटा ब्रैकेट को तोड़ देंगे, R0 अल्फा इंटू थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं आर थीटा माइनस R0 अल्फा इंटू थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ये कोई भी अननोन टेम्परेचर पर है। थीटा क्या है? अननोन टेम्परेचर है। थीटा है अननोन टेम्परेचर। यही यदि फॉर्मूला हम 100 सेंटीग्रेड के लिए लें, 100 डिग्री सेल्सियस के लिए लें, तो ये अननोन टेम्परेचर कितना हो गया? 100। 100 डिग्री टेम्परेचर के लिए इसका मतलब आर थीटा कितना हो गया? इसको हम लोग लिखते हैं R100। 100 डिग्री टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना हो गया? R100 हो गया। ये हम लोग R0 तो लिखेंगे ही, 1 प्लस अल्फा, और अननोन टेम्परेचर कितना हो गया? 100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R0 अल्फा इंटू 100। तो ये हो गया R100 माइनस R0 अल्फा इंटू 100। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान ली। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर थीटा माइनस R0 डिवाइडेड बाई R100 माइनस R0। इधर हो गया R0 अल्फा इंटू थीटा, इधर हो गया R0 अल्फा इंटू 100। R0 कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, तो ये हो गया थीटा बाई 100। मतलब थीटा का वैल्यू आर थीटा माइनस R0 R100 माइनस R0। तो थीटा हमको क्या करना था? यही हमको निकालना था, अननोन टेम्परेचर निकालना था, थीटा। तो इस तरह कोई अननोन टेम्परेचर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू। जहां क्या है? R0 है, ये है रेजिस्टेंस
एट 0 डिग्री सेल्सियस, आर 100 है, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस, और आर थीटा क्या है, रेजिस्टेंस एट अननोन टेम्परेचर थीटा। कहने का मतलब है कोई अननोन टेम्परेचर हमको निकालना है कि किसी बॉडी का अननोन टेम्परेचर क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई कंडक्टर लेंगे या कोई भी मटेरियल लेंगे, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस पहले 0 डिग्री पर रखेंगे, मतलब 0 डिग्री मतलब आइस में रखेंगे। उस बॉडी को, उस मटेरियल को आइस में रखेंगे, देखेंगे कि उसका कितना रेजिस्टेंस है। फिर उसी मटेरियल को 100 पर रखेंगे डिग्री, मतलब बॉयल वाटर में रखेंगे। बॉयल वाटर में रखेंगे और देखेंगे कि उसका कितना रेजिस्टेंस है। फिर क्या करेंगे, वही मटेरियल को, वही बॉडी को, वही कंडक्टर को कोई अननोन टेम्परेचर में, जिसका हमको टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, उस अननोन टेम्परेचर में इसको रखेंगे और देखेंगे कि उसका रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए एक सिस्टम होता है मीटर ब्रिज की सहायता से। मीटर ब्रिज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर एक होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर के सहायता से हम लोग ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे, और इस तरह रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल करके हम लोग कोई अननोन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। Thus, we can obtain the value of unknown temperature। इस तरह कोई अननोन टेम्परेचर का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो ये तो हो गया, कोई अननोन टेम्परेचर निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये हो गया। इसमें हम लोग एक और कर सकते हैं, अननोन टेम्परेचर हो गया। अब यह क्या है, अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। ये देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब मान लेते हैं हमको निकालना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको निकालना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब अल्फा का वैल्यू निकालना है किसी मटेरियल का। वो कैसे निकालेंगे, पता है, फॉर्मूला आपके सामने है, आर थीटा इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। तो R थीटा R0 अल्फा इंटू थीटा। तो R थीटा माइनस R0 अल्फा इंटू थीटा। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा R थीटा माइनस R0 बाई R0 इंटू थीटा। जहां R0 क्या है, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर कोई कंडक्टर का, कोई मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होगा, कोई अननोन टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, अननोन टेम्परेचर का वैल्यू लिख देंगे। तो इस तरह उस मटेरियल का, उस बॉडी का, उस कंडक्टर का हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जरा इसमें एक चीज जानिए, ये जो अल्फा का वैल्यू है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कहता है कि कंडक्टर के लिए
फॉर कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फॉर कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जब अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा इसका मतलब आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। हेंस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब हुआ कि कंडक्टर का जब अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर का क्या स्थिति होता है? तो कहता है इंसुलेटर के लिए या सेमीकंडक्टर के लिए फॉर इंसुलेटर बेड कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए, फॉर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर अल्फा क्या होता है? नेगेटिव होता है। इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। मतलब यदि अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होगा तो कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ insulator and semiconductor घटता है, decreases with increase of temperature। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा कब? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का वैल्यू, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है, सॉरी बढ़ता नहीं, घटता है। फॉर एलॉय के लिए देखिए, एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल कर सकते हैं। एलॉय का मतलब हो गया मिक्सचर ऑफ एलॉयज, मिक्सचर ऑफ मेटल। जैसे एक वर्ड सुने होंगे, नाइक्रोम सुने होंगे। नाइक्रोम क्या है? तो ये नाइक्रोम है, क्या है? निकेल, आयरन, क्रोमियम का है। मिक्सचर ऑफ निकेल, आयरन एंड क्रोमियम।
उसी तरह जितना भी एलॉय होता है डिफरेंट डिफरेंट मेटल का एक्चुअली में वो मिक्सचर होता है। इसके अलावा बहुत सारा एलॉय है, जैसे नाइक्रोम हो गया और मैग्नीन हो गया, ये सब एलॉय है। यूरेका हो गया, क्रोमियम हो गया, वो क्रोमियम दो, टंगस्टन हो गया, ये सब एलॉय है। टंगस्टन हो गया, ईटीसी, ये सब एलॉय है। तो कह रहा है एलॉय जैसे नाइक्रोम है, मैग्नीन है, यूरेका है, टंगस्टन है, ये सब जितना भी एलॉय है, इसका कहता है ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसका वैल्यू नेग्लेजेबल होता है। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। नाइक्रोम का, मैग्नीन के लिए, यूरेका, टंगस्टन के लिए बहुत इसका वैल्यू होता है, उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये चूंकि वैल्यू क्या है, नेग्लिजिबल है, तो कह सकते हैं इसका रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय do not depend upon temperature. Do not depend upon temperature. तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और यही कारण है कि जहां कहीं भी कोई कॉइल बनाया जाता है, हीटिंग कॉइल जब भी बनाया जाता हो एलॉय का बनाया जाता है, चाहे वो नाइक्रोम का हो, चाहे टंगस्टन का हो, चाहे मैग्नीन का हो, कोई न कोई एलॉय का इसीलिए बनाया जाता है कि यदि हीटिंग कॉइल में हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा नहीं। यदि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि एलॉय को हम लोग हीटिंग कॉइल के लिए यूज किया जाता है। सो these alloys are used for making the heating coil of resistance. कोई हीटिंग कॉइल जो बनाते हैं रेजिस्टेंस का बहुत हाई 2000 ओम का, चाहे इस तरह का बहुत जो कॉइल हम लोग यूज करते हैं, जो रेजिस्टेंस जो हम लोग यूज करते हैं, कॉइल यूज करते हैं, वो हमेशा एलॉय का होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये तो हो गया कि कोई रेजिस्टेंस, कोई कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस या डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, वो देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कोई मटेरियल का, कोई कंडक्टर का, क्या कोई इंसुलेटर का, कोई एलॉय का रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।